हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी जो अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको डेली बाई डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो सके और जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको करना कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप क्वेश्चन को है ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता प्रॉपर तरीके से तब तक आप उसे पढ़िए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी, और आधी प्रॉब्लम जो है आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफ़ी ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो क्वेश्चन ही बताता है कि मुझे करना कैसे, और जब आप सॉल्व करते हो अपने से तो आप गलतियां करते हो तो वो चीज़ें माइंड में याद रहती हैं। तो एग्जाम में जाके ताकि बैठने पर आपको क्या हो कि एक बार में पढ़ते ही क्वेश्चन पता चल जाए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। आपको आपकी स्पीड इंप्रूव करने का सबसे एक ही फंडा है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे। अगर ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको शुरू से अंत तक पहुंचते पहुंचते ये तीनों चीज़ें पता हो गई तो आपका आधा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में हो चुका है। ठीक, और उसके बाद आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आप समझ लीजिए कि 30% ही लिखेंगे और 70% आप माइंड में कर चुके होंगे। तो ठीक है, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है यदि केले का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस प्रति दर्जन 5 रुपए कम कर दिया जाए तो 60 रुपए में 12 केले और खरीदे जा सकते हैं। तो कटौती के बाद प्रति दर्जन केले का लागत मूल्य क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि न्यू प्राइस क्या होगी। पहले जो प्राइस थी वो तो जो भी थी उसमें 5 रुपए कम करने के बाद जो की प्राइस होगी वही वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको एक कल बताया था कि क्या होता है कि जब हम प्राइस कम करते हैं, अगर हमारा जो है एक्सपेंडिचर सेम है तो क्या होता है, प्राइस का उल्टा हो जाता है, क्या, कंजप्शन। तो यहाँ पे भी वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्राइस हमको दे नहीं रखी है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक यूज कर रहे हैं। उसका भी यूज कर सकते हैं आप, आएगा वही। ठीक है, लेकिन वो चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड तो करना नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पता तो चले कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। आपको तो दोनों आता है, शॉर्ट ट्रिक भी और बेसिक भी, लेकिन अब आपको यहाँ पे बेसिक इसलिए करना है क्योंकि उससे भी आएगा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ना, हमें हमें अपना क्या है कि आसानी से जो सॉल्व हो जाए वो तरीका अपनाना है। ठीक है, तो चलिए अब मैंने क्या हुआ कि माना प्रति दर्जन केले का मूल्य कितना है, प्रति दर्जन केले का मूल्य हमने मान लिया कि x रुपए। कितना है, x रुपए। तो पहले ये थी, ठीक, पहले जो थी वो ये थी। बाद में कह रहा है, क्या बोल रहा है
कि बाद में 5 रुपए कम कर दिया जाए, तो बाद में प्रति दर्जन केले का मूल्य कितना हो गया, x माइनस 5 रुपये। कितना हो गया, x माइनस 5 रुपये। ठीक, तो कह रहा है कि तू 60 रुपए में 12 केले और खरीदे जा सकते हैं। पहले भी वो 60 रुपए में ही खरीदता था, अब भी वो क्या है 60 रुपए में ही खरीद रहा है, लेकिन अब उसको 12 केले मतलब 1 दर्जन केले ज्यादा मिल गए। 12 मतलब क्या, 1 दर्जन। तो ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। पहले केले की संख्या कितनी थी, संख्या, तो पहले कितना था, 60 रुपए तब भी लेके जाता था। अब भाई हम उसमें से केले का मूल्य भाग दे दें प्रति दर्जन का, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रति दर्जन कितना केला है, तो ये कितना दर्जन होगा, यही तो मिलेगा हमें कि 60 रुपए वो शुरू में भी लेके जाता था और 60 रुपए अब भी लेके जा रहा है। तो शुरू में 60 रुपए लेके जाता था तो प्रति दर्जन केले का मूल्य x रुपए था, तो कितना दर्जन केला मिला ये नहीं बता सकते भाई। माई टोटल हमारी की जो है हम 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम टोटल 60 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि 10 रुपए दर्जन केले हैं, तो आप बता नहीं सकते हो कि कितना होगा, 6 दर्जन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें नहीं पता, तो हमने क्या माना है, x रुपए प्रति दर्जन केला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 में अगर x भाग दिया तो कितना दर्जन हो जाएगा, 60/x पहले। अब बाद में कितना है, बाद में केले की संख्या कितनी है भाई, पहले कितनी थी, पैसा तो अब भी 60 रुपए है, लेकिन अब प्राइस क्या हो गई, x माइनस 5। अब कितना दर्जन केला मिल रहा है, इतना दर्जन। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 केले और खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। अगर 5 रुपए कम कर दिया जाए तो ये भी क्या है, संख्या है, ये भी क्या है, संख्या है। तो पहले और बाद की संख्या देख लेते हैं, बाद संख्या ये भी है, संख्या ये भी है, ठीक है। पहले और बाद की संख्या देख लेते हैं। तो पहले कितना मिल रहा था, 60/x दर्जन केला मिल रहा था। बाद में कितना मिल रहा है, 60x माइनस 5/x-5 दर्जन केला मिल रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि क्या मिल रहा है कि 12 केले और खरीदे जा सकते हैं, मतलब कहने का 12 केले मतलब 1 दर्जन। तो ये कह रहा है कि पहले जितना मिलता था उससे 1 दर्जन ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ, बाद में। तो अगर मैं 1 दर्जन इसको और दे दूँ, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 दर्जन ये बाद में ज़्यादा मिल रहा था, तो 1 दर्जन ये कम मिल रहा था, तो 1 दर्जन मैंने इसको दे दिया, तो अब ये क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 60 इधर लाएं हम, सॉरी 60/x, ये इसको इधर लेके जाएं, x माइनस 5, ठीक है। और ये माइनस, अब इसको क्या कर रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं। तो इधर लेके गए तो कितना होगा, 60/x बराबर कितना, 1। ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका गुणा किधर किया, 60 कॉमन कर लिया हमने। हम क्या कर रहे हैं, 60 कॉमन कर लिया और x का गुणा इधर कर दिया, x माइनस 5 का गुणा इधर कर दिया। तो x का गुणा इधर किया तो x माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस का 5 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x बराबर कितना, 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 का गुणा 60 का गुणा 5 में किया तो 300, और इधर कितना, इसका गुणा इधर कर दिया तो कितना, x² माइनस 5x। तो अब 300 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो x² माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0। तो अब ऐसा खंड करना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 300 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 5x। तो 20 15 में कितना होता है, 300। तो x का मान यहाँ क्या आएगा, प्लस का 20 आएगा और माइनस का 15 आएगा। तो हम क्या लेंगे, प्लस वाले लेंगे, तो x बराबर कितना, 20। तो हमसे पूछा क्या है, ये क्या है, हमारे प्रति दर्जन केले का मूल्य, पहले कितना मूल्य था, x ही तो हमने माना था कितना, 20 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि कटौती के बाद, मतलब बाद वाली प्राइस, बाद की प्राइस क्या होगी, बाद की प्राइस क्या होगी प्रति दर्जन। तो 20 माइनस 5, तो अब कितनी है, 15 रुपए
प्रति दर्जन। कितना आ गया ये? 15 रुपये पर दर्जन। तो कौन सा हमारा सही है? ये बी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इतना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, शर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है। सबसे पहले बड़ी बात होती है कि दिया क्या है। काफ़ी बच्चों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि दिया क्या है, वो यही गड़बड़ी कर जाते हैं कि दिया ही क्या है। फिर उसके बाद पता करना है कि पूछ क्या रहा है। फिर आपने अगर ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसे करना कैसे। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने सॉल्व करने भी की कोशिश की होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है अमिताभ 2 किलोमीटर की दौड़ में विजय को 500 मीटर की बढ़त दे सकता है और चंदन विजय को 100 मीटर की बढ़त दे सकता है। तो 2 किलोमीटर की दौड़ में चंदन विजय को कितनी बढ़त दे सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ बढ़त देने का मतलब ये होता है कि सेम टाइम में अगर अमिताभ 2 किलोमीटर दौड़ता है तो विजय जो है वो 500 मीटर कम दौड़ता है। मतलब बढ़त देने का मतलब कि अमिताभ 500 किलोमीटर दौड़ते हैं। ठीक है, अगर अमिताभ जो है वो बढ़त देने का मतलब है कि सेम टाइम में। ठीक है, कहने का अर्थ अमिताभ अगर यहाँ से दौड़ता है तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। तो कह रहा है कि विजय को 500 मीटर बढ़त दे सकता है। मतलब विजय कहाँ से दौड़ेगा? 500 मीटर कम। मतलब विजय यहाँ से दौड़ेगा और सेम टाइम में वो यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे 1500 मीटर। कहने का अर्थ 500 बढ़त दिया मतलब क्या? 500 मीटर बाद दौड़ना स्टार्ट किया। और कहने का अर्थ जो है बढ़त का मतलब होता है कि सेम टाइम में अगर अमिताभ यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करे और कौन है, विजय यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करे, तो ये सेम टाइम में यहाँ पहुँचेंगे। तो बढ़त देने का मतलब ये होता है। आगे बोल रहा है कि और चंदन विजय को 100 मीटर की बढ़त दे सकता है। चंदन जो है विजय को 100 मीटर की बढ़त दे सकता है। मतलब चंदन कहाँ होगा? बढ़त देने का मतलब क्या? अगर चंदन यहाँ से दौड़ेगा और दौड़ते 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 ये भी सेम टाइम में यहाँ पहुँचेगा, 100 मीटर की बढ़त देने का मतलब क्या? ये इससे 100 मीटर ज़्यादा दौड़ा होगा, ये इससे 100 मीटर, विजय जो है 100 मीटर कम पे खड़ा होगा। तो इनका देखा जाए तो ये कितना है? 100 मीटर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये टोटल कितना था? तो यहाँ कितना होगा? 400 मीटर। तो चंदन कितना दौड़ रहा है? चंदन कितना दौड़ रहा है? 1600 मीटर। तो अब बताइए कि अब सबका पता चल गया। ए कितना दौड़ रहा है? 2000 मीटर सेम टाइम में। और बी कितना दौड़ रहा है? कितना दौड़ रहा है? 1500 मीटर। और सी कितना दौड़ रहा है? 1600 मीटर। इतना समझ में आ गया होगा आपको तो। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि तो 2 किलोमीटर की दौड़ में चंदन विजय को कितनी बढ़त दे सकता है। तो चंदन और विजय की बात कर रहा है तो हम क्या लिख लेते हैं? चंदन और विजय। तो काट देते हैं, 2 जीरो सब में कॉमन है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20, 15 और 16। तो चंदन और विजय की बात कर रहा है तो विजय और चंदन, विजय कितना है? 15 और चंदन कितना है? 16। तो कहने का अर्थ ये हो रहा है कि अगर जितनी देर में चंदन 16 दौड़ता है यूनिट, तो विजय कितना दौड़ेगा? सिर्फ 15 यूनिट दौड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, मान लेते हैं कि ये कितना 15x दौड़ रहा है, तो उतने टाइम में ये कितना 16x। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो 2 किलोमीटर की दौड़ में चंदन विजय को कितनी बढ़त दे सकता है। तो कितनी बढ़त दे सकता है? कितनी बढ़त दे रहा है भाई? एक्स ही तो दे रहा है। ये 16 दौड़ रहा है, ये 15 दौड़ रहा है, तो बढ़त कितनी की दे रहा है? एक्स की। कहने का बढ़त मतलब मैंने क्या बताया कि वो
उतनी दूरी कम दौड़ेगा। तो कितना कम दौड़ रहा है, एक्स ही तो कम दौड़ रहा है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर की दौड़ में। अगर देखा जाए तो अब क्या कह रहा है, अगर 16x बराबर 2 किलोमीटर हम मान लें, तो 2 किलोमीटर मतलब 2000। अगर 16x बराबर 2 किलोमीटर तो x बराबर कितना, कितना 16। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 500। तो ये कितना होगा 125। तो x का मान कितना आ गया 125। तो अगर आप x का मान 125 आ गया तो 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 का गुणा करेंगे जो भी आएगा, 15 का गुणा कर लेते हैं भाई, 1500, 15 दूना 30, 300, 15 पचे 75। ठीक, कितना आ गया 1875। और ये 16x का मान कितना है 2000। तो ये बढ़त कितने की दे रहा है, अगर ये देखा जाए तो ये कितने का चल रहा है 1875, ये कितना 2000। तो बढ़त कितने की दिया, उतने सेम टाइम में देखा जाए तो ये 125 की बढ़त तो दिया, कितना 125 ही तो बढ़त दिया। और x का मैंने क्या दिखाया था कि x की बढ़त दे रहा है, तो 125 की बढ़त दे रहा है। कितने का दे रहा है 125 की। मतलब जितनी देर में चंदन जो है 2000 किलोमीटर दौड़ेगा, उतनी देर में विजय कितना दौड़ेगा 1875। ठीक, तो बढ़त कितने की दिया उसने 125 मीटर की। ठीक, तो कौन सा हमारा सही है, कि ई वाला। समझ में आ गया होगा, मैंने प्रॉपर डिटेल में समझाने की कोशिश की है और इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना टाइम लिया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा इसे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है वैभव की बचत और खर्च का अनुपात 2:3 है, जबकि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई तो उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुई, जिससे उसकी बचत में भी 3000 रुपये की वृद्धि हुई। तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, बचत एंड खर्च। बचत मतलब सेविंग, एंड क्या दे रखा है एक्सपेंडिचर। क्या रेशियो दे रखा है, सॉरी 2 और 3 का रेशियो दे रखा है। तो हम इसे क्या मान सकते हैं 200 मान लिया x, और इसको हमने क्या मान लिया 300x, 100x का गुणा कर दिया। तो मैंने बताया ना कि रेशियो में हम भी जो भी करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 100x का दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई नहीं भाई। ठीक, तो अब यहाँ पे हम वैभव की आ जाते हैं। तो वैभव की बात कर लेते हैं। तो वैभव क्या है, इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या कह रहा है, 2 कंडीशन दिया है, एक पहले और एक वृद्धि के बाद। तो पहले का हम देख लेते हैं, इनिशियल या पहले। ठीक है, पहले पहले उसकी सेविंग कितनी थी, मैंने कितना माना 200x, उसकी सेविंग कितनी मानी 200x, और x का एक्सपेंडिचर 300x। तो अगर इतनी सेविंग कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, तो इनकम कितनी रही होगी, जाहिर सी बात है कि 500x। सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ के ही तो क्या बनती है उसकी इनकम। लेकिन अब कह रहा है कि 330% की वृद्धि हो जाती है। तो आप बताइए 30% इसका कितना होगा, 100 का 30% कितना होता है 3, तो 500 का 30% कितना होगा 150। तो ये कितना हो गया मेरा 650x। भाई नहीं पता तो सीधा सीधा देख लो ना, 500x था, इसका 30% मतलब 30/100। तो 1 0 2 0 1 2 0 0, 5 या 15, 30% कितना हुआ है 150, वो जो कि क्या हुआ वृद्धि हुई। तो पहले 500 थी, 150 की वृद्धि हो गई तो 650 हो गया। अब कह रहा है कि उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुई, तो उसका खर्च कितना है 300x।
तो 25% मतलब कितना, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 75x। मतलब 75x की वृद्धि हो गई, पहले 300x था, अब कितना हो गया 375x। अगर उसकी इनकम 650 है, 375 का खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 25 जोड़ दिया तो 400 और 250, कितने का खर्च बढ़ गया 275x। यही तो होगा, क्योंकि भाई हम इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दिए तो कितना मिल जाएगा हमें, यही तो मिलेगा, मेरा सेविंग है। लेकिन वो कह रहा है कि 3000 रुपये की वृद्धि हुई। यहाँ पे देखा जाए तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 75x की वृद्धि हो रही है। लेकिन वो कह रहा है कि 3000 रुपये की वृद्धि हो रही है, हमारे हिसाब से 75x की वृद्धि हो रही है, ठीक। लेकिन वो कह रहा है 3000, तो क्या है, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40, 75 दूना 150 दूना 300, यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, कितना आ गया 40। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी है 650x। तो 650 को 650 रख देते हैं और x का मान 40 रख दिया, तो यहाँ पे कितना होगा 65 दूना 130 मतलब 1300, यहाँ कितना 20, 13 दूना 26,000 हो गया, कितना हो गया बढ़ी हुई इनकम उसकी 26,000, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक हीरे को 1, 2 और 3, 4 के अनुपात में 4 भागों में तोड़ा जाता है। हीरे की कीमत उसके भार के, मतलब उसके वेट के वर्ग के समानुपाती होता है। यदि वही हीरा 3, 4, 6, 7 के अनुपात में तोड़ा जा गया होता तो 1400 रुपये अधिक नुकसान होता। तो हीरे की प्रारंभिक लागत क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो कितने भाग में, 1, 2, 3, 4, मतलब 3, 3, 6, 4, 10, यहाँ पे टोटल 10 हो रहा है। यहाँ पे कितना 3, 4, 6, 7, मतलब टोटल 20 हो रहा है। 20 और 10 ऐसी कोई संख्या जो 100 से सीधा मान लेते हैं कि मान लिया हमारी जो संख्या थी वो, मान लिया मैंने हीरे का वेट कितना था, VIGHT कितना था 100x था, ठीक है। तो पहले कंडीशन में कह रहा है कि उसे 1, 2, 3, 4 के अनुपात में तोड़ा जाता है, तो हम क्या करते हैं 4 भाग में से तोड़ देते हैं। तो 4 भाग में तोड़ दिया हमने, कितने कितने की बोला है, 1, 2, 3 एंड 4 की रेशियो में। तो यहाँ पे कितना है 4 रेशियो में तोड़ना है, तो 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 10 बराबर, यहाँ टोटल कितना है 10, तो 10 यूनिट का मान कितना है यहाँ 100x, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10x। तो 1 यूनिट का मान 10x, तो एक कितना, इसका कितना हो जाएगा वेट, इसका वेट कितना होगा 10x, इसका वेट कितना होगा 20x, इसका कितना होगा 30x, और इसका कितना होगा 40x। अब भाई देख लीजिए 10, 20, 30, 30 दूनी 60, 40, 100, टोटल वेट 100 हो गया, इन लोगों इनमें डिवाइड कर दिया हमने। तो बोला है कि वेट जो है वेट जो है इनका, वो डायरेक्टली इसका वर्ग जो है इसके प्राइस के समानुपाती है, ठीक। तो इनका क्या कर देते हैं वर्ग, जो कि हमें मिल जाएगा क्या प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर, 100x स्क्वायर, 20x का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400x स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30x का स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 त्रिका 900 x² और 40x का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। कितना हो गया 1600 x²। तो यहाँ पे टोटल प्राइस कितनी आ रही है, जोड़ देते हैं हम। तो हम जब दो जोड़ दिए तो कितना हो गया 100, 500 हो गया, 5 9 5 1400, 14 1600 कितना हो गया 3000 x²। यहाँ पे टोटल प्राइस कितनी आ गई 3000 x²। अगर डायरेक्टली हम 100 का देखते हैं तो कितना होता, अगर हमारा वेट 100 था प्रारंभ में तो उसकी प्राइस क्या रही होगी, ये वेट था तो प्राइस क्या रही होगी इसकी, अगर हम इसे ना तोड़ते तो कितना होता इसका 10,000, क्योंकि 100x का वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000x। तो यहाँ पे देखा जाए 3000 x² का तो घाटा कितने का हो रहा है, यहाँ पे घाटा कितने का हो रहा है 7,000 x² का घाटा हो रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे कह रहा है यदि वही हीरा 3 4 6 7 के अनुपात में तोड़ा जाए तो सेकंड कंडीशन में हीरा तो वही है, उसका वेट 100x, लेकिन अब तोड़ किस अनुपात में रहे हम, अब हम उसे तोड़ किस अनुपात में रहे हैं, अब हम उसे तोड़ रहे हैं कितने अनुपात में 3 4 6 एंड 7 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 3 4 6 7, तो 3 4 3 7 6 13 13 7 20, तो 20 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा 100x। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना 5x, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15x, और यहाँ कितना हो जाएगा 20x, यहाँ कितना 30x, यहाँ कितना 35x। ठीक, ये क्या आ गया हमारा वेट 100x था तो 3 4 5 के अनुपात में तोड़ा तो ये कितना हो गया 15x 20x 30x और 35x, इनका क्या आ गया वेट आ गया। तो अब प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस बोला है कि इनके वेट का डायरेक्ट स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हम कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना 225, यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर कितना 225x², 20 का कितना होगा स्क्वायर 20x का वर्क करेंगे तो कितना होगा 400x²। ठीक है, और 30x का वर्क करेंगे कितना हो जाएगा 900x², और 35 का करेंगे तब 1225x²। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखा जाए तो टोटल कितना हो गया 4 9 4 13 12 कितना होता है 25 और 2 27 और 25 25 50 2750x²। यहाँ इसकी कीमत कितनी हो गई 2750x²। और अगर ये 100x का होता तो यहाँ पे इसकी प्राइस क्या रही होती, क्योंकि यहाँ भी तो वही है, वर्क कितना कर दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000x², यहाँ प्राइस रही होती। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो कितने का घाटा हो रहा है, यहाँ पे कितने का घाटा हो रहा है 7250x² का। यहाँ पे 7000x² का घाटा हो रहा था, यहाँ कितना 7250x² का घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे उसने बोल रखा है कि यदि वह हीरे को 3 4 6 के अनुपात में तोड़ा गया होता तो 1400 रुपये का अधिक नुकसान होता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7000 का नुकसान हो रहा था, यहाँ पे 7250, तो ये पहले जो नुकसान हो रहा था बाद में जो नुकसान हो रहा है वो 1400 रुपये अधिक है। तो देखा जाए तो ये कितना है 7250x² माइनस 7000 बाद वाला एंड पहले वाला बाद वाला नुकसान, तो ये कितना है 7000x²। ठीक, तो ये बोल कितना रहा है कि 1400 नुकसान हो रहा है मेरा, क्या मैं कह रहा हूँ 72 या 50 और 7000 घटा दिया तो कितने का 1400 का नुकसान हो रहा है ज़्यादा। तो 250x² बराबर कितना हो जाएगा 250x² बराबर कितना 1400, तो x² का मान कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो 140 बटा कितना 25 आ गया हमारा क्या x² का मान। तो हमसे पूछा क्या है हीरे की प्रारंभिक लागत,
तो प्रारंभिक कॉस्ट क्या होगी इसकी? अगर प्रारंभिक कॉस्ट पूछ रहा है तो क्या होगा? प्रारंभिक कॉस्ट तो हमारी यही थी ना, कितनी? 10,000 एक्स स्क्वायर, 10,000 एक्स स्क्वायर। तो मान रख देते हैं हम 10,000 गुणित कितना, 140/25। तो यहाँ कितना होगा, 25 चौका 100, 400 और 14 चौका 56। तो कितना आ गया हमारा, 56,000 रुपये। प्रारंभिक कॉस्ट कितनी थी हमारी, 56,000 रुपये। तो इसमें से कोई नहीं सही है तुम्हारा, कौन सा, ये ई वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। बाकी आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, मैं सामने आ जाता हूँ। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक बस 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुछ दूरी वह 48 किमी प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 40 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई दूरी कितनी है? ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका मैं दो मेथड बताता हूँ आपको, एक बेसिक, दूसरा शॉर्ट आप कह सकते हो। ठीक है, तो 4 घंटे में 180 किलोमीटर, जिसमें से कुछ क्या है 48 किलोमीटर और कुछ 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 40 किलोमीटर जो स्पीड से तय करता है उसकी डिस्टेंस बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, टोटल डिस्टेंस है कितना, 180 किलोमीटर। ठीक, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 180 माइनस एक्स, मतलब क्या कि जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, बता सकता हूँ कि नहीं भाई? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर। अगर मैं उसमें स्पीड से भाग दे दूँ 48 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी जाने में x किलोमीटर जा रहा हूँ। ठीक, और स्पीड कितनी है, 40, लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसका एलसीएम ले लें तो कितना होगा, 240। तो ये कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा किया तो कितना होगा, 18×5 90, 900 माइनस 5x। इसका कितना होगा, 4×6 = 24। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6x का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब ये 240, यहाँ 4, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर कितना, 900 प्लस x, यहाँ कितना, 24 चौका 96, 960। तो x का मान 900 इधर ले जाते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, x का मान 60 आ गया। तो पूछा क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई दूरी। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तय स्पीड से तय की गई दूरी कितनी थी, x ही तो हमने माना था। तो ये कितना आ गया हमारा, x बराबर कितना, 60 किलोमीटर। कितनी, यही तो हमारी क्या है, 60 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ये ए वाला। ठीक है, 40 किलोमीटर की जो स्पीड से तय की उसने दूरी, वो कितनी थी हमारी, 60 किलोमीटर। तो ये हमारा प्रॉपर बेसिक मेथड था। दूसरा मैं शॉर्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, कह रहा है एक बस जो है 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुछ दूरी 48 किमी प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 40 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि कुछ दूरी वो जो 40 की स्पीड से तय की, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ दूरी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से।
अगर एवरेज स्पीड देखी जाए वो इसकी तो कितनी होगी भाई, 180 किलोमीटर दूरी तय करने में टोटल उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो अगर इसकी एवरेज स्पीड देखी जाए तो कितनी होगी भाई, 180/4 मतलब 45 किमी प्रति घंटा होगी उसकी एवरेज स्पीड। तो हम बीच में क्या रखते हैं, इसकी एवरेज स्पीड ही तो रखते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किया तो हमें कितना, यहाँ कितना मिल गया 3, और यहाँ कितना मिल गया 5। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 5 और 3 का जो है वो आया होगा इस डिस्टेंस का रेशियो। तो ऐसा नहीं है, ये टाइम का रेशियो आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, स्पीड ली है। क्या लिया है यहाँ पे, स्पीड। और स्पीड बराबर जानते हैं क्या आ रहा है हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हवा। तो ये हावर आ रहा है, तो यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, बटे वाले का ही तो रेशियो आता है। तो यहाँ पे किसका रेशियो आ गया, 5 और 3, टाइम का रेशियो हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 और 3 8 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 0.5 आवर, आधा घंटा। तो आप बताइए कि यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 2.5 आवर लग रहा है। 1 यूनिट का मान इतना, तो 5 यूनिट का मान 2.5, और 3 यूनिट का मान कितना, 1.5 घंटा। ठीक। तो आपसे पूछा क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की दूरी बतानी है। तो अगर वो 1.5 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, तो डिस्टेंस कितना चलेगा भाई, 40 की स्पीड से जा रहा है 1.5 आवर में, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये ए वाला। तो ये हमारा क्या था, शॉर्ट मेथड था। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये होगा किससे। जैसे कि यहाँ पे देखने से ये पता चल जाएगा बाद में कि अलग अलग दिया है, और एवरेज टाइम भी मैं निकाल सकता हूँ इसका। तो मैं बता सकता हूँ ना कि इनके बीच का क्या है, टाइम का रेशियो आ जाएगा। और टाइम का रेशियो आ गया तो मैं बता सकता हूँ कितनी दूरी किसने तय की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। लेकिन उससे पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक, जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन याद हो जाता है आपको, और वही एग्जाम में आपके लिए काम करेगा। क्योंकि आपको फिर एक बार पढ़ने पे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि दिया ये है, पूछ ये रहा है, और करना हमें ऐसे है। ठीक है, तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने 6 वस्तुएं 360 रुपए में बेची और 8 वस्तुएं 420 रुपए में खरीदी। यदि वह कुल 900 रुपए का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कुल कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने 6 वस्तुएं 360 रुपए में बेची। 6 वस्तु को कितने में बेचा, कितने में बेचा, 360 रुपए में। तो एक वस्तु को कितने में बेचा होगा, 360/6 बराबर 60 रुपए में। यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो 6 वस्तु को बेच रहा है, 8 वस्तु को खरीद रहा है, अलग अलग प्राइस पे बेच रहा है। लेकिन आपको अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली ऐसे तो कर नहीं सकते। आपको एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस पता हो जाए, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस पता हो जाए, तो आप बता सकते हो ना कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है एक वस्तु पे। अगर आपको एक वस्तु पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 900 रुपए का लाभ कमाना हुआ तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी आप बता नहीं सकते हो, बता सकते हो। या फिर आप ये कर लो
कि इन दोनों का रेशियो ले लो, और मतलब एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, क्योंकि वस्तु तो बराबर करनी है ना। वस्तु जब बराबर कर लोगे कि कितनी खरीद रहा है कितनी बेच रहा है, तो उसी हिसाब से आप प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग खरीद रहे हो और कुछ अलग बेच रहे हो तब नहीं बता सकते। या तो एक वस्तु के निकाल लो कि एक वस्तु कितने में खरीद रहा हूँ, एक वस्तु कितने में बेच रहा हूँ, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ एक वस्तु को कितने में बेचा, 60 रुपए में। अब यहाँ पे कह रहा है कि 8 वस्तु को खरीदा कितने में था, 8 वस्तु को खरीदा कितने में था, 420 रुपए में। ठीक, तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक वस्तु को कितने में खरीदा था, तो भाई 420 बटा 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, और कितना, फिर 8 पंचे 40, मतलब 52.5 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे अब आप बता नहीं सकते हो कि एक वस्तु को बेचने पर कितनी प्रॉफिट हो रहा है। एक वस्तु को बेचने पर कितने की प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 52.5 रुपए में खरीदा, 60 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 60 में अगर 52.5 रुपए घटा दें तो आप बताओ कि प्रॉफिट कितने का होगा, 7.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक वस्तु को बेचने पर 7.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, कितने का, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, इसको इधर लाएं, 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, 1 बटा कितना, 7.5 वस्तु को बेचने पर। यहाँ पे 7.5 रुपए का प्रॉफिट कितने पर है, एक वस्तु को बेचने पर। अगर 1 रुपए का प्रॉफिट में चाहिए तो कितना वस्तु बेचना पड़ेगा, 1/7.5। तो यहाँ पे बोला है कि 900 का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो 900 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 900 का प्रॉफिट चाहिए, तो एक पे इतनी वस्तु बेचनी पड़ रही है, तो 900 वस्तु, 900 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, 900 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक दशमलव हट जाएगा तो ऊपर कितना 9,000, नीचे कितना 75। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कितना है 90, और 25 चौका 100 कर लिया, 25 तिया 75, 3 त्रिका 9, तो यहाँ कितना आ गया 3 चौक 12, 120 वस्तु क्या होगी, बेचनी पड़ेगी हमें। कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी हमें, 120 वस्तु। तो आप जो सोच रहे हैं कि इतना लंबा प्रोसेस करना है, तो इतना लंबा आपको प्रोसेस नहीं करना है, आप डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते थे, आप डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते थे ये चीज, कि यहाँ पे कितने की 6 वस्तु को कितने में बेच रहा है, तो एक वस्तु को कितने में बेचेगा 360, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं मैं, 360, ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस एक वस्तु के बटा 6, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 420 बटा 8, ये एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस एक वस्तु की सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अब भाई 60 यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा 52.5, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 7.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो एक वस्तु को बेचने पर 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा, 1/7.5 वस्तु बेचने पर। तो 900 का प्रॉफिट चाहिए तो कितना करना पड़ेगा, 1/7.5 गुणित 900, ये आ जाएगा कि नहीं 120। तो आपको ये चीजें इसमें से भी, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा ये भी आप काट सकते थे, डायरेक्ट 900 लिख सकते थे। ठीक, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें अपने आप कम होती जाएंगी। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बताते आप इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए।
चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी करने की कोशिश की होगी क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है मिश्रण ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:3 है, जबकि मिश्रण बी में पानी और दूध का अनुपात, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात था, यहाँ पानी और दूध का अनुपात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी आप झटके में वही पढ़ जाते हैं और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं करके आते या फिर गलत करके आते हैं। ठीक है, कितना दिया है, 2 और 5 का अनुपात। यदि मिश्रण बी की मात्रा मिश्रण ए की मात्रा से दुगना है, ठीक है, तो ए में दूध का बी में दूध से अनुपात। आप झटके में ये देखेंगे कि लास्ट में क्या पूछ रहा है कि ए बी का रेशियो, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ए में भी दूध और बी में भी दूध से अनुपात पूछ रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो ए का रेशियो कितना दिया है, मिल्क एंड वाटर का कितना दिया है, 4:3 का रेशियो दिया है। बी में कितना दिया है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 का दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे देखिए पानी और दूध बोला है, तो पानी कितना है 2, वाटर कितना है 5, और कह रहा है कि यदि मिश्रण बी की मात्रा ए की मात्रा से दुगनी हो, यहाँ इनकी मात्रा भी दे रखी है, तो ये क्या है, दुगना है, तो हम मान लेते हैं कितना 2x है, और ये कितना है, इसका दुगना, ये 1 गुना है तो इसका ये 2 गुना है, तो ये x है। आप x नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी कट ही जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने x मान रखा है। तो चलिए, पूछ रहा है कि मिश्रण ए की में दूध की मात्रा बी की दूध मात्रा से अनुपात। तो आप एक बात बताइए हमें कि अगर आपसे इसमें पूछे कोई कि इसमें मिल्क का कितना है, इसमें अगर पूछे ए में एक मिल्क कितना है, तो आप क्या बताओगे, ऐसे ही तो बोल नहीं सकते कि 4 है, या फिर वाटर पूछ ले कि बोलोगे 3 है, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना आप। आपको ये बताना पड़ेगा कि टोटल जो हमारा है ए में मिल्क वो कितना है, ए में मिल्क और बी में मिल्क का रेशियो पूछ रहा है। तो ए में मिल्क कितना बताओगे, बोलोगे ना कि भैया टोटल जो हमारा है वो 7 है, जिसमें से 4 मिल्क है। क्या है, टोटल हमारा 7 है जिसमें से 4 मिल्क है, और हमारा क्वांटिटी कितनी है, x लीटर, तो x का गुणा कर दिया। ठीक, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये x हमने डायरेक्टली क्यों गुणा किया, तो हम क्या करते हैं भाई, अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा हो हमें, मान लीजिए, और टोटल हमारा यहाँ पे 100 दे रखा हो, और यहाँ पे रेशियो दे रखा हो हमें कितने का, 15 और 5 का, तो आप मिल्क कैसे निकालते थे, आप यही नहीं करते थे कि 15 5 20 यूनिट, 20 यूनिट का मान कितना 100, यहाँ पे भी टोटल कितना 5x, अगर यहाँ पे बनते तो 15x 5x 20x, तो 20 बराबर कितना 100। तो आप अगर 1 यूनिट का मान निकालना हुआ तो क्या करते थे, 100/20 करते थे। और अगर मिल्क चाहिए तो हमें क्या करते थे, अब 1 यूनिट का मिल गया और 15 यूनिट का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, 15 का गुणा ही तो करते थे। तो यहाँ पे भी तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल कितना है 20 है, तो 20 हमने नीचे लिख दिया। पूछ किसका रहा है, मिल्क का, मिल्क का 15, तो 15 हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 15 हमने ऊपर लिख दिया, और टोटल है कितना 100। तो यही कहानी तो हमने यहाँ भी की है, टोटल एक में मिल्क कितना है यही कहानी तो हमने भी की है, और यहाँ पे भी यही कहानी है। समझ में आया गया होगा अब इतना। अब बी में भी अब कितना होगा, मिल्क हमारा टोटल हमारा कितना है 7, जिसमें से 5 मिल्क है, और हमारा जो है मिल्क की मात्रा कितना, सॉरी मिश्रण की मात्रा कितनी है बी में 2x है। तो रेशियो अब निकाल नहीं सकते, x कैंसिल हो गया, 7 दोनों में है तो कैंसिल, यहाँ कितना 2, तो रेशियो कितना आ गया 2:5 का। तो ये क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड तो था नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात यही है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि ये जो लिखा गया है ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं थी, आप यहाँ पे भी देख कर डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, तो आप जब ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो रोक करके सॉल्व भी कीजिए, आपको अभी 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जो भी लग रहा है लगने दीजिए। ठीक है,
क्योंकि जब आप प्रैक्टिस धीरे बाई धीरे जब करते जाओगे तो आपकी वो टाइमिंग जो है वो कम होती जाएगी, और एक टाइम बाद समय बाद ऐसा टाइम आएगा कि वो आपका जो है 20 से 25-30 सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है मुकेश ने गणना की 6 अवलोकन का औसत जो है 26 है। उन्होंने कैलकुलेट किया कि 6 ऑब्जर्वेशन किया उसने, जिसकी एवरेज कितनी है 26 है। यदि पहले 2 अवलोकन का औसत 24 है और अगले के 2 अवलोकन का औसत 30 है, मतलब ऑब्जर्वेशन का तो 30 है, तो अंतिम 2 ऑब्जर्वेशन का औसत क्या होगा। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल कितनी है, 1 2 3 4, सॉरी डी मान लेते, 5 एंड 6। ये बोल रहा है इन टोटल 6 का जो ऑब्जर्वेशन है एवरेज है वो कितना है 26 है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना होगा इनका, आप बताओ। तो टोटल सम के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज का गुणा करते थे, 26 इंटू 6। तो कितना हो जाएगा, 26 इंटू 6 कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 6 36, 156 होगा इनका टोटल, जो भी हो। ठीक है, इनका कितना आ गया 156। कह रहा है कि 2 लोगों का टोटल इनका कितना आ गया, ये 156 आ गया टोटल। आगे कह रहा है कि 2 लोगों का औसत जो है 24 है, तो 2 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा 48। अब फिर अगले 2 लोगों का बोल रहा है अगर एवरेज 30 है तो दो दो लोग हैं तो एवरेज 30 है, तो टोटल कितना होगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो इनका पूछ रहा है हमसे, और टोटल है कितना 156। तो अंतिम 2 लोगों का ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते आप, अंतिम 2 लोगों का टोटल कितना होगा, टोटल सम कितना होगा भाई, टोटल है 156। 156 में अगर इनका ए और बी का, सी और डी का घटा दें तो हमें ई और एफ का टोटल मिल जाएगा 48 माइनस 60। तो ये कितना होगा 108। 156 में से 8 गया तो कितना 48। ये 2 लोगों का क्या है सम है, टोटल सम। तो लास्ट 2 लोगों का कितना, लास्ट 2 पीपल का एवरेज कितना हो जाएगा। अब भाई टोटल सम उनका कितना है 48, हैं कितने लोग 2 लोग, 2 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा एवरेज 24 ही तो होगा। तो कौन सा हमारा सही है, ये बी वाला। तो ये क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते थे, इतना मुझे लंबा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये माइंड में कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के कुल 516 सिक्के हैं। ये क्या है टोटल कॉइन है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य मतलब रुपी, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों में क्रमशः 5 और 3 के अनुपात में है, ये क्या हमारा रुपीज में रेशियो दिया है। तो कह रहा है कि तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो कॉइन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपए के, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, और कितने का है 10 पैसे का सिक्का। टोटल सिक्का कितना है
516। इनका रुपी का रेशियो दे रखा है, रुपी में रेशियो दे रखा है कितने का, 5x, 4 एंड 3 का रेशियो दे रखा है, ये रुपी में है। तो हम मान लेते हैं कि 1 रुपए का जो 1 रुपए जो है वो 5 रुपए है, टोटल 5 रुपए, और 50 पैसा जो है वो 4 रुपए है, और टोटल ये कितना है, 3x रुपए है। टोटल रुपए मैंने बता दिया कि 5x रुपए है, 4x रुपए है, मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल 4 रुपए है, और 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल 3 रुपए हैं, 3x रुपए हैं। ठीक, तो ये हमें क्या मिल गया, रुपए। तो अगर हमें इसे कॉइन में चेंज करना हुआ तो कितना चेंज करेंगे, तो 5x रुपए में मान लीजिए 5 रुपए है, तो 5 रुपए में एक के कितने सिक्के होंगे, 5 ही तो सिक्के होंगे, तो x है तो 5x, कॉइन कितना हो गया, 5x। अब आप बताइए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 4 रुपए हमारे पास, तो 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 2 होंगे, तो 4 रुपए में कितने होंगे, 8 सिक्के होंगे। तो यहाँ पे कितना है, 4x है, तो ये कितना होगा, 8x सिक्के हो जाएंगे। ठीक, अब बताइए कि 10 पैसे का सिक्का 1 रुपए में पहले कितना होता है, 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे, कितने होंगे, 10 सिक्के होंगे। तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे, 1 रुपए में 10 सिक्का, तो 3 रुपए में कितना, 30 सिक्का। तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30x। भाई यहाँ पे 3x रुपए था तो 30x हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, हमें क्वाइन का रेशियो मिल गया। तो हमारे पास टोटल क्वाइन कितनी है, 5x, 8x और 3x, तो 38, 5, 43। टोटल क्वाइन हमारे पास कितना हो गया, 43x क्वाइन टोटल क्वाइन। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 516 क्वाइन है, तो हमारे पास तो 43x क्वाइन है टोटल हमारा, लेकिन वो बोल रहा है कि 516 क्वाइन है। तो कितने के, 43x के बराबर 516। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 43 एक्का 43, 8 बज गया, तो 43 दूना 86, तो मतलब x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई, 8x। तो 1x का मान 12, तो 8x का मान कितना, 12 अट्ठे 96 क्वाइन। तो कौन सा हमारा सही है, ये डी वाला। कौन सा सही है, ये डी वाला। समझ में आ गया होगा। ठीक, तो क्या करना है, अगर जैसे मान लीजिए आपको अगर इसने रुपए में दिया है तो कॉइन में पूछ रहा है, तो कॉइन में चेंज कीजिए। तो जिस रेशियो में पैसा दिया हो, मतलब मान लीजिए रुपए में दिया है टोटल पैसा, या फिर कॉइन में दिया है, तो ये यहाँ पे हम जो रेशियो दिया है उसी में हम चेंज करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, खुद से जरूर सॉल्व कीजिए, खुद से जरूर सॉल्व कीजिए, और 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है एक टैंक में रिसाव है जो उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 4 लीटर टैंक में भरता है, और अब यह टैंक 14 घंटे में खाली होता है। टैंक की कुल क्षमता कितनी है। कह रहा है कि अगर एक रिसाव वाला कहीं से छेद है तो वो क्या करता है कि 6 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है। अगर एक दूसरी टोटी है जो मोटर पंप है जो भरती है और 4 लीटर प्रति मिनट भरती है, तो अब अगर दोनों को चालू कर दिया जाए, मतलब रिसाव तो हो ही रहा है, ठीक, और भरने वाले को चालू कर दिया जाए, तो अब जो है वो टैंक 14 मिनट में खाली होती है, 14 घंटे में, सॉरी 14 घंटे में खाली हो जाती है। तो टैंक की कुल क्षमता कितनी है वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए वाला जो है वो खाली कर रहा है, तो कितनी देर में, 6 घंटे में। तो खाली कर रहा है तो हमने इसे मान लिया -6 घंटे, क्योंकि खाली कर रहा है। और
बी वाला भर रहा है, तो मतलब ए और बी अगर चालू कर दिया जाए, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तो अब भी 14 घंटे में टाइम लग रहा है, वो खाली कर रहा है। कितने घंटे में? 14 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। एक टाइम हो गया खाली करने का, टोटल वर्क हमें निकाल सकते हैं। नहीं, ये कितना होगा? 42। तो कितना होगा? 6 सत्ते 42, तो माइनस का 7 आएगा, और 14 दूनी 28 तिरिक 42, 3x अभी भी माइनस का आएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये किसकी इफिशियंसी आ गई हमारी? ये हमारी क्या गई? इफिशियंसी आ गई किसकी? ए की। और ये इफिशियंसी किसकी आ गई? ए प्लस बी की। तो हमें बी की इफिशियंसी चाहिए, तो कितनी आएगी हमारी? प्लस का 4। कितना आएगा? प्लस का 4। अब भाई 7 में अगर प्लस का 4 घटाएंगे तभी ना ए 3 आएगा, तो हमारी बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4। अब अगर हम बी से अगर ए को बंद कर दें, अगर हम बी को भरना चाहें तो कितने देर में टोटल टंकी भर देंगे? तो बी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? लगने वाला समय कितना होगा? कितना होगा? टोटल वर्क कितना है? 42, और इफिशियंसी कितनी है? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इक्का 4, 10 चौक 40, 4 पंचे 20। ठीक, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 42/4 हावर आ रहा है, ये घंटा आ रहा है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो प्रति मिनट 4 लीटर टैंक में भरता है। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है? 42/4 घंटा। तो 42/4 को अगर मिनट में चेक किया तो 60 से गुणा किया। ठीक है, तो टोटल मिनट कितना आ गया? 15। तो ये कितना आ गया? 15 चौका 60, और 15 दूना 30, कितना? 630 मिनट। मतलब कहने का 630 मिनट में वो क्या करेगा? टंकी को भर देगा। तो 1 मिनट में यहां बता रहा है कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो 630 मिनट में कितना पानी भर देगा? 630 मिनट में कितना पानी भरेगा? 1 मिनट में 4 लीटर, तो 630 मिनट में कितना? गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, और 3 चौक 12, 120, 2520 लीटर पानी भर देगा। कितना? 2520 लीटर। तो कौन सा हमारा सही है? ये वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बहुत हार्ड नहीं था, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि आप ये मत देखिए कि इतना लंबा हमने बताया। ठीक है, जब आप अपने से सॉल्व करने लगोगे तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। जो कहानियां मैं लिख रहा हूँ, ये कहानियां आपको नहीं लिखनी है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है, जो आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि ये हमने क्या लिखा है। ठीक, ये तो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ ये है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे वो तो आपको पता होगा ना कि हमने ये क्या लिखा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।